मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लास्ट टॉपिक लिया था वो था ट्वेल्व नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C is velocity of electron. ये मैंने आपको एक इक्वेशन ये वाली बताई थी डी ब्रॉगली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये दोनों इक्वेशन सेम थी। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन वेव मीन्स लाइट की तरह बिहेव करेगा तो हमने उसकी वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट किया है, और वहीं जब सेकेंड आपका जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, मैटर की तरह बिहेव करेगा, तो मैंने उसकी वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया है। बट बोथ केसेस में c और v जो है इक्वल होता है, उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10⁸। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट के केस में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप लोग सब पढ़ते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहा जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p, जिसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। मतलब में mv को p से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन में p। ये तीन इक्वेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिराइव करके बताया था। दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन और ट्वेल्व नेचर ऑफ मैटर। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। h को हम क्या कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या होता है? साइंस में जब भी कहीं फोटो वर्ड का यूज होता है मीन्स इट इज रिलेटेड टू लाइट। क्यों इसको लाइट से रिलेटेड कहा जाता है? बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। लाइट जो होती है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है। तो लाइट का वर्ड फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट। यानी यहाँ पर ये जो इफेक्ट है उसमें लाइट के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक सिंपल जनरल मीनिंग में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बता रही हूँ कि फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट। इफेक्ट यानी लाइट के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को सबसे पहले हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया था, और बाद में इसको आइंस्टीन ने इलोबरेट किया था। आइंस्टीन ने इसको और डिटेल में समझाया था। तो सबसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? हर्ट्ज ने करी थी। और इसको बाद में एक्सप्लेन किसने करा था? आइंस्टीन ने करा था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब आप किसी मेटल की सरफेस पर, ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ये मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पर जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं, लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जो लाइट है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब हम इंसिडेंट कराते हैं या इसके ऊपर गिराते हैं तो इस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं। इस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इजेक्ट आउट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और आपको पता है करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई द इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी falls on the surface of a metal or strike with the metallic surface, then electrons start to eject out from the metal surface. These electrons are known as the photoelectrons, and due to the ejection of electrons, current is produced. That's why the effect is known as photoelectric effect. इन electrons के ejection के कारण current produce होता है, तो इस effect को क्या कहा जाता है? photoelectric effect कहा जाता है। ये जो यहाँ पर मैंने लिया है ये metal surface, इसको अपन metallic surface बोल सकते हैं। मेटेलिक सरफेस इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन हर मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर आपको अच्छा सा एग्जांपल देखना है तो जितने भी सोलर सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सोलर सेल्स जो होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर होता है, वो कई बार लाइट की प्रेजेंस में वर्क करता है, लाइट नहीं मिलती तो वर्किंग करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेल यूज होता है वो सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, यानी वो लाइट की प्रेजेंस में करंट प्रोड्यूस करता है और फिर डिवाइस काम करना शुरू करता है। तो वो भी कौन सा इफेक्ट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जहां पर लाइट एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। लेकिन हर मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ये सारे मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हर मेटल शो नहीं करता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक केवल वही मेटल शो करते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक और नाम है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका एक और नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल वही मेटल शो करते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मीनिंग होता है? सपोज आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सेंटर में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर बाहर की तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट के अंदर। जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है आप उसको वैलेंस शेल कहते हो, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आप उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो। ठीक है? किसी भी एटम का सबसे बाहर वाला जो सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं, वो शेल क्या कहलाएगा? सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल कहेंगे हम उसको, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम, यहाँ पर मैं एक आइसोलेटेड वर्ड यूज कर रही हूँ। आइसोलेटेड का मतलब एटम ने किसी से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, मतलब एटम ने किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जब एक आइसोलेटेड एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन पुल आउट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम उस एटम को जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं या उस एटम को जितनी एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी उस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए एटम को जितनी एनर्जी सप्लाई की जाती है, वो एनर्जी उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो जिन मेटल्स की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, केवल वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करते हैं? शो करते हैं। आपने फोटो इलेक्ट्रिक सेल का नाम पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो मेटल यूज होता है वो सीजियम मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है? सीजियम। तो सीजियम मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम मेटल का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सीजियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट होता है, और हम ग्रुप में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे लार्जर एटॉमिक साइज किसका होता है? तो सीजियम का। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? सीजियम मेटल की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो कंडीशन है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, वो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप में किसकी होती है? सीजियम मेटल की। इस कारण सीजियम मेटल का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो सीजियम का यूज, सीजियम और पोटेशियम, ए फॉर पोटेशियम, तो सीजियम और पोटेशियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, और जब आप ऐसे इन मेटल से सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो इनके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन क्या आने लगते हैं? बाहर, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के आधार पर समझेंगे। यहाँ पर जो है, जब इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट आउट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब लाइट मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो फोटोन जो है वो मेटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होते हैं, टकराते हैं, और फोटोन मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर की तरफ फेंकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? न्यू होती है। ये प्लांक क्वांटम ने बोला था।
कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी फोटोन के पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के मेटल के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम फोटोन की होना चाहिए, जिसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड और विच मस्ट बी पजेस्ड बाय द फोटोन टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मतलब फोटोन के पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट कर सके। और वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच न्यू, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट से क्या किया जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप मुझे बताइए, फोटोन मेटल के सरफेस से टकराया तो कुछ एनर्जी तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने में लग गई, और दूसरी बात फिर इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी फोटोन की जितनी भी एनर्जी होती है वो टोटली किसमें ट्रांसफर हो जाती है? इलेक्ट्रॉन में। और वो दो पर्पस में इलेक्ट्रॉन उसको यूज करता है, एक तो मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होने के लिए और दूसरा फ्लो होने के लिए। तो टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन will be equal to threshold energy, threshold frequency plus kinetic energy of electron के बराबर होगा। अब आपको मालूम है एनर्जी ऑफ फोटोन प्लांक क्वांटम में क्या बताया था? एच न्यू के बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू के बराबर हो जाएगी, एच न्यू नॉट के बराबर। यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पर आपके लिए एनर्जी लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक क्वांटम के अनुसार एच न्यू के बराबर होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मैं के ई लिख रही हूँ। अब यहाँ पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ई। एच को मैं कॉमन निकाल लूंगी तो क्या होगा? न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका के ई हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो फोटोन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी जो फोटोन की टोटल फ्रीक्वेंसी होती है तो उसमें से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके और उसको प्लैंक क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को मूविंग पोजीशन में रखने के लिए कितनी एनर्जी का यूज किया है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको ये भी पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है, और न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन में लैम्बडा नॉट हो जाएगा। मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करूं तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी? यहाँ पर इक्वेशन आपकी बनेगी एच इंटू ब्रैकेट में सी अपॉन लैम्बडा माइनस सी अपॉन लैम्बडा नॉट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। इसमें से सी को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? एच सी इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ई हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया? व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी falls or strike with a metal surface, then electron eject out from the surface of metal. These electrons are known as photoelectrons, and due to the ejection of electron, current is produced. That's why it is known as the photoelectric effect, and it is shown by only those metals which have low value of ionization energy. And among all the members of all the elements of the periodic table, only cesium and potassium have very low ionization energy, due to which they are used for making photoelectric cell. और इस तरह से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, एच न्यू नॉट जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, जिसको WO से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? WO से। तो ये जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर का है वो मैं आपसे ले रही हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी
प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये विलियम हाइजेनबर्ग ने दिया है। विलियम हाइजेनबर्ग ने, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय विलियम हाइजेनबर्ग। विलियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि जब कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट कैसी है? माइक्रोस्कोपिक साइज की है और वो मूव कर रही है, तो किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ फाइंड आउट करना विथ एक्यूरेसी, ये क्या है? इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप सपोज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियस को आप पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कौन सा शेल हो गया? के शेल, अपन ने 9th वगैरह में पढ़ा है इसको। फिर उसके बाद ये कौन सा शेल हो जाता है? एल शेल। फिर थर्ड वाले शेल को हम क्या नाम देते हैं? एम शेल। फोर्थ वाले शेल को हम क्या नाम दे देंगे? फोर्थ शेल को आप क्या नाम दे दोगे? एन शेल, है ना। तो ये जो उसमें सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के आसपास बना रही हूँ, इसको हम शेल या क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर सपोज आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल यानी सेकेंड एनर्जी लेवल पर घूम रहा है, ठीक है, और आप ये घूम रहा है और आपको इसकी क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये घूम रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी जब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको इसको कंटिन्यूअसली मूव करते रहना पड़ेगा। और मूव करते करते क्या होता है कि इसकी एनर्जी क्या होगी? या तो इंक्रीज या डिक्रीज होने के हिसाब से होना चाहिए, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आपको इसको रोकना पड़ेगा कि कौन से एनर्जी लेवल पे। जब आप इसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे ये पता करने के लिए कौन से एनर्जी लेवल पे, तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको रोकना पड़ेगा। तो आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी का बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में कैलकुलेट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। और इसी को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी को हम क्या कहते हैं? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मेन स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो गया? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एंड विथ एक्यूरेसी। किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इम्पॉसिबल हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। उसके लिए हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट चेंज के साथ में। और उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसने बोला डेल एक्स इंटू डेल वी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल वी will be product of the del x and del v will be equal to or greater than h upon में 4 पाई। तो यहाँ पर ये जो del x है इसको हम चेंज इन पोजीशन कहते हैं। del x को क्या कहते हैं हम? चेंज इन पोजीशन। del v को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। del v का मीनिंग है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी। और आपको यहाँ पर पता ही है h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी में बता चुकी, फिर भी यहाँ पर एक बार बता रही हूँ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और पाई तो आपको सबको पता है मैथमेटिक्स का इंटीजर है, ये पाई जो सिंबल है, और उसकी वैल्यू 22/7 होती है या फिर क्या होती है 3.14 होती है। ठीक है, तो ये जो है जब आप चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालोगे तो या तो वो h/4 पाई की वैल्यू से बड़ा आएगा या फिर क्या आएगा? बराबर आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है या रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व करती है तो उसके मास में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन और ड्यूरिंग मूवमेंट द मास रिमेन कांस्टेंट। तो हम इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो इज विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4
4 पाई। अब आपको यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ाया था, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। अब यहाँ पर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी हो गया, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, और चेंज इन मोमेंटम को डेल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी will be equal to or greater than h upon में 4 pi. तो it will be the another expression for the Heisenberg uncertainty principle. तो Heisenberg uncertainty principle के अकॉर्डिंग क्या है? It is impossible to determine the position and velocity of the moving microscopic object simultaneously with accuracy. That is called Heisenberg uncertainty principle. उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, del x into del b is greater than और इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई। यहाँ पर जो डेल एक्स है वो चेंज इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, डेल भी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, पाई आपको पता है क्या है। अब जब कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है या मूव करती है तो उसके मास पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है, तो वहां पर मैं अपन एक एक्सप्रेशन और यहाँ पर ला सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल पी। तो आवर एक्सप्रेशन विल बी डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 pi. So it is sufficient for today. In our next lecture we will solve numerical based on these topics. Okay, thank you very much.